हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद बानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी शिक्षक बातें की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी पेडागोजी में दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। इसी में हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की को भी कवर करेंगे, जिससे हमारा जो सिलेबस है शिक्षण का वो आधा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 या 2 वीडियो में जो कुछ भी बचा है उसका वो हम कंप्लीट करा देंगे और शिक्षण की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं क्या। तो सबसे पहले तो देखिए भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, भाषा शिक्षण की ये विधियाँ हैं। इसमें क्या है, पहली है व्याकरण विधि, दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरी है प्रत्यक्ष विधि, चौथी है सम्मिश्रण विधि, पाँचवीं है संप्रेषण परक विधि, छठवीं है आगमन विधि और 7वीं है निगमन विधि। तो दोस्तों बिना टाइम के वेस्ट किए हुए जानते हैं व्याकरण विधि है क्या। दोस्तों ये व्याकरण विधि होती क्या है, सबसे पहले तो यही समझिए। दोस्तों आप व्याकरण से समझ के होंगे ग्रामर है, वही है व्याकरण विधि। अब क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये डेफिनेशन देखती हैं। तो क्या है, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद सब शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। दोस्तों ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। आइए समझते हैं है क्या। देखो दोस्तों, हम लोग स्कूल गए थे सभी लोग, ठीक है। जब हम लोग स्कूल में गए थे तो हम लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती थी। वो किसके माध्यम से सिखाई जाती थी, ग्रामर के माध्यम से। अब ग्रामर से क्यों सिखाई जाती थी, हम लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी क्योंकि हम लोगों का माहौल नहीं था वो इंग्लिश का। लेकिन स्कूल में सभी का माहौल एक साथ तो होता नहीं है। अब क्या था, ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, कुछ उसके नियम रूल हैं, उसी से ग्रामर सीखी जाती है। पहले क्या होता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब सिखाया जाता है हम लोग को। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को समझाया जाता है। उसके बाद हम लोग को टेंस की तरफ लिया जाता है और हम लोग को सिखाए जाते हैं। तो सीधा इसमें रहता है। और जब हम लोग एकदम परफेक्ट हो जाते, ग्रामर में एकदम लोग परफेक्ट हो गए, मतलब परफेक्ट तो नहीं, खैर हम लोग को आने लगा। उसके बाद हम लोग हमारे टीचर हमें अभ्यास कराते हैं। तो वही सेम है व्याकरण नियम। इसमें क्या है, हम लोग को शब्दों के साथ याद कराया जाता है। इसके बाद सब संयोजन और व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। सीधा याद रखना, स्कूल गए थे हम लोग, उस स्कूल में हम लोग को जो भी सिखाया गया है ग्रामर को लेकर वही है व्याकरण विधि। सीधा इसमें यही याद रखना। और इससे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं तो यही आएगा व्याकरण नियमों के क्या है। तो सीधा आपको रखना, इसमें रूल होते हैं, इसमें अभ्यास कराई जाती है बच्चों को। इसी को व्याकरण विधि कहते हैं। आइए जानते हैं इसी के आगे व्याकरण अनुवाद विधि। तो क्या है, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। अब परंपरागत क्या है, ट्रेडिशनल। इस टाइम पे जो हम लोग नहीं कहते ट्रेडिशनल है, यही परंपरागत विधि थी। 19वीं शताब्दी में ये बहुत ज़्यादा मतलब चलती थी। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ परस्पर संयोजित है। व्याकरण और अनुवाद है, मैंने बताया व्याकरण विधि और अनुवाद विधि। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख रहे थे, परंतु बोलने में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। दोस्तों हम लोग को क्या होता है, हम लोगों ने स्कूल में ग्रामर इंग्लिश खूब सीखी है, खूब टेंस बनाए, सबने सब कुछ किया। कि हम लोग को इंग्लिश बोलने का मौका मिला, कभी नहीं मिला। क्यों, इसमें हम लोग पढ़ना लिखना तो सीख गए हैं लेकिन बोलना नहीं सीखे हैं। अभी हम जैसे मैं हूँ, मुझे टोटल इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लेकिन हम पढ़ना लिखना तो सीख गए थे ना। तो बस चीज़ आपको यही याद रखना है कि हमें इसमें पढ़ना लिखना सीख जाते हैं लेकिन बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो क्या इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। अब दोस्तों देखो, हम लोग को क्या सिखाया जाता है, राम घर जाता है, वह घर आता है, सीधा यही सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या बच्चे की मातृभाषा है, इसी से उसे लक्ष्य भाषा। आप लोग टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। मैंने आपको क्या होता है, लक्ष्य भाषा क्या है, टारगेट लैंग्वेज। अब जो दूसरी भाषा है, हम लोगों की पहली भाषा हिंदी है, अब मुझे दूसरी भाषा सीखनी, वो है इंग्लिश। तो वो क्या लक्ष्य भाषा है। अब लक्ष्य भाषा मैं ऐसे तो सीख नहीं जाऊँगी। तो क्या होता है कि हम लोगों को क्या कैसे सिखाया जाता है, हम लोग स्कूल में जाते हैं, हम लोगों को ग्रामर के रूल पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को टीचर हम लोग को समझाता है। उसके बाद जब हम लोग को समझ में आ जाता है, हम लोग ये अभ्यास कराई जाती है। इससे हम लोग सीख तो जाते हैं इंग्लिश ग्रामर, लेकिन दोस्तों हमें बोलने के अवसर नहीं मिलते हैं। हम लोग को कभी ये नहीं पर बोला जाता है कि इंग्लिश तो बोलो। ज़्यादातर हिंदी मीडियम में नहीं सिखाया जाता है, इंग्लिश मीडियम की बात अलग है, लेकिन हिंदी मीडियम में कहाँ बोला जाता है। तो आपको यही याद रखना है, जो व्याकरण विधि है इसमें रूल होते हैं, इनमें अभ्यास कराई जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि है, इसमें बच्चा भाषा बोलना पढ़ना मतलब बोलना नहीं सीख पाता है, पढ़ना लिखना सीख जाता है, उसे अवसर ही नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में आता भी है।
तो आपको याद रखना है ऐसी कौन सी विधि है जिसमें लक्ष्य भाषा के माध्यम मातृभाषा के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। दोस्तों ये पेपर में बहुत पूछा गया है और आप याद रखना, आप अगर आप ऐसे अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको सीधा याद रखना, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। ये क्वेश्चन में टू द पॉइंट पूछे जाते हैं और हम लोग ये छोड़ देते हैं, सीधा आपको यही याद रखना। आइए चलते हैं इसी के साथ अगली विधि पे। अब क्या है अगली विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि है क्या है? इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। अब ये प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। काफ़ी लोगों ने इंग्लिश में एक बीटीसी जिसने की है डायरेक्ट बीटीसी, उसे पता होगा डायरेक्ट मेथड है क्या। शायद बीएड में भी है ये सिलेबस है, तो आपको पता होगा। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मदद के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। अब दोस्तों क्या था, व्याकरण विधि जो थी उसमें मातृभाषा से लक्ष्य भाषा सिखाई जा रही थी, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा से इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है, इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा का आधार बनाया जाता है। दोस्तों जैसे काफ़ी लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किए होंगे, तो काफ़ी जगह तो होता है कि हम लोगों को व्याकरण के आधार पर ही सिखाई जाती है, पहले ग्रामर सिखाई जाती है। लेकिन जो इंग्लिश हम लोग स्पीकिंग सीखने जाते हैं उसमें क्या होता है, हम लोगों को डायरेक्ट जो हम लोग को इंग्लिश सीखनी है, तो हम लोग की टारगेट लैंग्वेज क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, इंग्लिश है, तो सीधा उसी को आधार बनाया जाता है। मातृभाषा का इसमें कोई चीज़ नहीं होता कि हम लोगों को पहले रूल बताया जाए, कि डायरेक्ट बोलना सिखाया जाता है कि हमें क्या बोलना है। धीरे धीरे जब उसी माहौल में रहने लगते हैं, उसी इन्वायरमेंट में हम लोग होते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग को बोलना आ जाता है। एक साथ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है। इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। इसमें सीधा आपको यही याद रखना है, इसमें मातृभाषा का कोई लेना देना नहीं होता है। आपको पेपर में आता है, पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है, तो आपको याद रखना ये प्रत्यक्ष विधि है। इसमें मातृभाषा से कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट इंग्लिश सिखा दी जाती है, या कोई भी आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी, किसी की कुछ भी हो सकती है टारगेट लैंग्वेज, उसके बिना कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट लक्ष्य भाषा सिखाई जा रही, वही प्रत्यक्ष विधि है। व्याकरण विधि में क्या था, व्याकरण विधि में मातृभाषा का आधार बनाया गया था, इधर पर डायरेक्ट लक्ष्य भाषा, कोई आधार नहीं होता, इसमें मातृभाषा का कोई लेना देना नहीं होता है। अब अगली विधि है सम्मिश्रण विधि। यह विधि है क्या? इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण चाहिए आपको समझ में आ रहा होगा, मिश्रण। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सम्मिश्रण विधि है, इसमें कुछ नहीं होता है कि इस तरीके से सिखाना उस तरीके से सिखाना। इसमें टीचर को जैसे समझ में आता है वो अपने हिसाब से बच्चों को समझाता है, इसी को सम्मिश्रण विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन में पेपर में ज़्यादा आती नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हमें अपनी नॉलेज के लिए याद रखनी है। आइए चलते हैं अगली विधि पर, संप्रेषण परक विधि। तो आइए जानते हैं ये है क्या। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है, भाषा का जो प्रयोग है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए। प्रत्यक्ष विधि में क्या था, डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज को ही हम लोग करते थे, आधार बनाते तो उसी से सीखते थे। उसी के लिए इसी के आगे ये संप्रेषण परक विधि है। इसमें संप्रेषण परक विधि में क्या, भाषा का प्रयोग सीखने में भाषा की संरचना सीखना है, हमें इसमें कोई भी रूल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपनी टारगेट लैंग्वेज सीख सकते हैं। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। दोस्तों इसे हम लोग जो बोल चाल करते हैं उसी के माध्यम से ही हम लोग इस संप्रेषण परक विधि समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आई हो तो चलते हैं शिक्षा अगले विधि पर। दोस्तों ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में आ जाए, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछते हैं कि प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि कौन सी विधि का विकास हुआ है, तो आपको याद रखना संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। आइए चलते हैं अगली विधि पर। अगली विधि है कौन? दोस्तों सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली विधि है आगमन विधि और निगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप इसे समझ लिया ना तो जो समझ लो 1 नंबर तो आपका पक्का हो गया कि हाँ ये कहीं गया नहीं है। तो आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर। दोस्तों आगमन उदाहरण से नियम की ओर मैंने क्यों बोला है, तो देखो ये बोला मैंने उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर। दोस्तों देखो इसमें क्या होता है,
बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं और बाद में परिभाषा बताना होता है। अब उदाहरण कैसे, जैसे बच्चे आए, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, स्कूल में आया है, अब उसे हमें संज्ञा के बारे में बताना, तो दोस्तों हम डायरेक्ट संज्ञा नहीं बताने लगेंगे कि ये संज्ञा की परिभाषा है फिर उदाहरण, नहीं, पहले हम उसे उदाहरण से जोड़ेंगे, उसे बताएंगे, उसे समझाएंगे, उसके बाद हम उसके डेफिनेशन पे ले जाएंगे। दोस्तों यही है आगमन। आगमन का मतलब ही है, अगर आगमन है तो उदाहरण है, ये समझ लो, आगमन, उदाहरण, निगमन, नियम, इससे याद रखना। जैसे दोस्तों मैथ है, मैथ हम लोगों को पढ़ने, काफ़ी लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ अच्छे टीचर होते हैं, जो कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं। अच्छा टीचर होगा पहले बच्चों को उदाहरण बताएगा कि दोस्तों ये होगा, ऐसे होगा, उसने समझ लिया, ठीक है, उसे उदाहरण समझ में आ गया, फिर हमने उसे डेफिनेशन बताई कि अब इसके ये रूल होते हैं। तो अगर आप पहले उसको उदाहरण बच्चे को बताते हो, उसके बाद परिभाषा बताते हो, तो बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझता है, ना कि उसे परिभाषा बताओ फिर उदाहरण बताओ। तो आगमन विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है जो छोटे क्लास में किया जाता है, बड़े क्लास में भी किया जाता है। तो इसका क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए पेपर में ऐसे आता है, उदाहरण से नियम की ओर किस विधि का उदाहरण किस विधि में आता है, तो आपको याद रखना ये आगमन विधि में आता है। आगमन अगर पूछे आप इसमें आगमन और निगमन में बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो आगमन का उदाहरण। अब निगमन विधि में क्या है, फिर मैं दोनों को मिलकर समझाती हूँ। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका उदाहरण मैंने क्या बोला, पहले परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। इसमें क्या बताया, पहले की संज्ञा के उदाहरण देती हूँ, बाद में परिभाषा बताना। दोस्तों मैंने ये उदाहरण क्यों लिखे हैं, दोस्तों जब बच्चे को अगर किसी सब्जेक्ट से जोड़ना है, अगर हमने उसे पहले उसकी परिभाषा बता दी, अब परिभाषा इतनी लंबी चौड़ी बता दी कि बच्चा वो पहले ही डर गया कि हम नहीं, अब आएगा ही नहीं हमें समझ में। इसीलिए आगमन विधि के ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि बच्चे को हमने उदाहरण समझाए, उदाहरण हमने सरल दिया। जैसे बच्चे को हमने किसी टॉपिक पे पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है इंग्लिश के बारे में, ठीक है, अब इंग्लिश हमें ग्रामर पढ़ानी है। अब बच्चों को हमने पहले से लंबे चौड़ी उसके लिए बता दिए, ये क्या है, ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, ये वर्ब है। अब बच्चा तो वहीं डर गया कि क्या क्या याद रखे, तो बच्चा वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपको पहले उदाहरण दे दिया, जैसे उसने बताया वह घर जाता है, अब एक ही बच्चे से पूछा इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट आया उसकी तरफ आया। जब बच्चों को इंटरेस्ट आ गया कि हाँ उसको जी उदाहरण बताए पहले कि बच्चा समझ पाए, उसके बाद थोड़ा उसे टफ की तरफ ले गए। जब सभी बच्चों का उसे केंद्र बन गया कि हाँ ये समझना है, उसके बाद उसे परिभाषा बताई, तो बच्चा अच्छे से समझता है, ना कि उसे पहले, अब मैं बता दूँ, पहले वर्ब है, ये क्रिया है, ये है, उसके बाद उदाहरण बताए, बच्चा वहीं पे बोर हो गया, वो समझ गया मुझे नहीं आने वाला, तो वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इसलिए पहले आगमन विधि होती है, वो बच्चों को ज़्यादा यूजफुल मानी जाए। बच्चों या बड़े हम लोग भी होते हैं, अगर कोई लंबी चौड़ी परिभाषा बता दे तो हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो सीधा है, आगमन विधि होती है, उसका क्या है, उदाहरण से नियम की हो जाएगी, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और आपको ऐसे याद रखना। अब क्या है इसमें निगमन में क्या है, नियम, पहले नियम आएगा उसके बाद उदाहरण आएगा, सीधा आपको याद रखना। तो दोस्तों इसका यही आपको याद रखना है, आगमन विधि। दोस्तों एक मिनट रुकना, ये क्या है, सीधा याद रखना, आगमन विधि, उदाहरण, निगमन विधि, नियम। इसी से आप भी रखना, आगमन, उदाहरण, निगमन, नियम। निगमन से नियम याद रखना, आगमन से उदाहरण याद रखना। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन होता है, जो पेपर होता है उसमें टू द पॉइंट आते हैं क्वेश्चन, और हम लोग इसमें ऐसे पूछते थे। तो उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि में आता है, तो आपको याद रखना वो आगमन विधि में आता है, और नियम से उदाहरण जाएंगे तो वो निगमन में आएगा। सामान्य से विशिष्ट जा रहे हैं तो वो निगमन में आ रहा है, और विशिष्ट से सामान्य जा रहे हैं तो वो आगमन में आ रहा है। आपको ऐसे याद रखना, पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगमन विधि और निगमन विधि से। और दोस्तों आगमन विधि निगमन विधि से कन्फ्यूजन हो जाता है कि आगमन में क्या उदाहरण आएगा कि नियम आएगा, और निगमन में नियम आएगा कि उदाहरण आएगा। तो आपको सीधा आपको इसी ट्रिक के साथ जाना है, आगमन, उदाहरण, निगमन, नियम, इसके साथ जाओगे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और आप एक नंबर, अच्छे नंबर ला जाओगे। क्योंकि दोस्तों एक नंबर पेपर में बहुत क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है किसी का एक नंबर से ही वो क्वालिफाई किए हुए हैं। तो क्या है, क्योंकि उसने पढ़ा है, अगर आपने एक ही चीज़ पढ़ी है ना तो आप पास हो जाओगे, और आप पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। और इस बात तो ऑफलाइन हो गया तो और ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ऑनलाइन में स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑफलाइन में ये सब नहीं होगा। बस हाँ ये है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और सभी
ऑफलाइन में पहले से एक्सपर्ट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन की बजाय। दोस्तों अब चलते हैं हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे उनकी तरफ। दोस्तों जीन पियाजे हैं कहाँ के? सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको ये याद रखना, मैंने PDF में नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जीन पियाजे हैं वो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, ये आपको बस यही रखना है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो वो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो जीन पियाजे ने जो हिंदी में बोला है, हिंदी के जो क्वेश्चन बनता है उसमें है ये अहम केंद्रित क्या है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अहम केंद्रित है क्या, आप कोई बता सकते हो? अहम केंद्रित का बात का मतलब होता है बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है। आपने देखा 2 से 6 साल का बच्चा होता है, वो खुद से ही बात करता है। वो कभी खेल रहा हो आप गौर करना, वो खुद से ही बात करता है। ये मेरा खिलौना है, ये दीदी का खिलौना है, ऐसे बात करता है। उसकी दीदी अगर खेल रही है, ये टूट गया है, ये खिलौनों से, वो खुद से ही करता है। बच्चा अहम केंद्रित होता है 2 से 6 साल का बच्चा। उसके अंदर क्या होता है, इसका डायरेक्ट उसके दिमाग में यही रहता है। अब बच्चा खुद अपने आप में ही बातें करेगा, किसी दूसरे से बात नहीं करता है, खुद से ही बोल कर बातें कर रहा है, वही अहम केंद्रित है। तो दोस्तों जीन पियाजे में ये जीन पियाजे नहीं पर ये पूछ रहे थे अहम केंद्रित वाक्य क्या है, किसने दिया है? तो ये पियाजे ने दिया है, पियाजे महोदय ने बोला है बच्चा जब 2 से 6 साल का बच्चा होता है तो वो अहम केंद्रित होता है। जीन पियाजे ने बोला है बच्चे सक्रिय निर्माता हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक बोला। दोस्तों जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक सक्रिय निर्माता है, वो नन्हे वैज्ञानिक है, वो अहम केंद्रित होते हैं, वो खुद से ही बोल के बातें करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता मैं क्या कर रहा है, लेकिन वो खुद से ही बोल के अपनी बातें करते रहते हैं। दोस्तों अब आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास है क्या? कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट होता है उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और ये दिया किसने? ये पियाजे ने दिया है। तो दोस्तों साइकोलॉजी में जीन पियाजे से काफ़ी बनते हैं, लेकिन जो मतलब हिंदी में पूछे जाते हैं, हिंदी में यही पूछा जाता है। हिंदी शिक्षण में जीन पियाजे ने ये ऐसे पूछे थे एम केंद्रित वाक्य का क्या होता है, ये किसने दिया है? तो आपको याद रखना है एम केंद्रित वाक्य होता है बच्चा खुद से बोल कर बातें करता है। ये होता कितने एज में होता है? तो 2 से 6 वर्ष की उम्र में। 2 से 6 वर्ष का बच्चा होता है, वो खुद से बोल कर बातें कर रहा होता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही अपने बच्चा बड़े एटीट्यूड में रहता है, वो अपनी खुद से ही बोल कर बातें करता है, वही होता है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है? बच्चे को सक्रिय निर्माता किसने बोला? तो ये सब कुछ जीन पियाजे ने ही बोला है। अब दोस्तों एक आता है भाषा और विचार पियाजे। भाषा एवं विचार पियाजे ने क्या बोला है इसके बारे में आप जानते हैं। जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार आया फिर भाषा आई, और जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा का सुनिश्चित भी कराता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट पेपर में पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चन आया है कि पहले विचार आया फिर भाषा आई, ये किसने बोला है? तो ये जीन पियाजे ने बोला है। जीन पियाजे कहते हैं पहले दिमाग में विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। दोस्तों जीन पियाजे से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। एम केंद्रित वाक्य क्या है, ये पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, ये पूछा जाता है। पहले विचार आई भाषा आई, किसने दिया? ये जीन पियाजे ने दिया है। विचार से भाषा आती है और विचार भाषा का सुनिश्चित भी कराता है, ये भी इम्पोर्टेंट। दोस्तों इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट और पेपर में पूछे गए हैं। मैंने पेपर से ही निकाल के ये PDF बनाई है। दोस्तों ये पेपर में ये भी पूछा जाता है बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने बोला है? तो वो जीन पियाजे ने बोला है। बच्चे सक्रिय निर्माता है, तो ये किसने बोला? जीन पियाजे ने बोला। जीन पियाजे से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में। CDP में काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो CDP की जब हम क्लास लेंगे तो जीन पियाजे के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। आइए चलते हैं अब लेब बाइगॉस्की से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों ये समझ लीजिए कि जीन पियाजे, बाइगॉस्की, नोम चॉम्स्की, ये से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों हम लोग इन्हें छोड़ देते हैं, पढ़े भी होते हैं तो हम लोगों ने अलग ही लेवल पे पढ़े होते हैं जो हम लोगों को भूल जाते हैं। तो आपको यही याद रखना, मैंने जीन पियाजे के बारे में जितने भी पॉइंट बताए आप अच्छे से पढ़ लेना। अब आइए लेब बाइगॉस्की है क्या? तो क्या है, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। तो सबसे पहले तो यही रखना है, बालक होता है वो भाषा का परिवेश होता है, जो हमारा परिवार मतलब वातावरण होता है, बालक उससे अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। सबसे पहला और मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है।
इसके बाद क्या है, इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। अब दोस्तों निजी भाषा क्या है, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट बच्चा का जो अपनी निजी भाषा के बारे में होता है, जो व्यक्तिगत बात है, बच्चा व्यक्तिगत बातें करता है, वो अपने संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। दोस्तों कभी आपने देखा किसी किसी की लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है ना कि उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं तो क्या है, उसका भाषा का जो मतलब भाषा का माध्यम है, जो बस बोल रहा है, उसका बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि हम लोग उसकी बातों से इंटरेक्ट होते हैं, उसकी तरफ खिंचते हैं। जैसे हमारे पीएम मोदी हैं, उनके भाषा कौशल इतना अच्छा है कि ना चाहते हुए भी लोग उनकी बात सुनते हैं। तो क्या ये भाषा का उनका विकास है, उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आपको यही याद रखना है, भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। दोस्तों आप याद रखना, लेव वाइगोत्स्की आए और ऑप्शन में अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आ रहा है, समाज से आ रहा है कुछ ऑप्शन, आप टिक लगाते हैं ना, आपका 100% सही होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, तो आपको यही याद रखना। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब क्या है, बालक हमारी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करते हुए सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों विकास में सहायक होता है। संज्ञानात्मक क्या होता है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट और भाषा जब मिलती है तब एक इंसान का सामाजिक सांस्कृतिक मतलब समाज का एक जो बोलने का तरीका है वो उसका अच्छा होता है। तो सामाजिक प्यार क्या होता है, 2 वर्ष की उम्र में बच्चा जब 2 वर्ष का होता है, खुद से आप देखना वो कुछ भी बातें करते हैं। निज बात को आप क्या कहते हैं, व्यक्तिगत बात है। वो व्यक्तिगत बात कब करता है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत आया है कि व्यक्तिगत बात, अगर व्यक्तिगत बात आ जाए, निज बात आ जाए, तो आप आंख बंद करके लेव वाइगोत्स्की लगा देना, आपका आंसर सही होगा। इसी का चलते अगले पॉइंट पर आंतरिक मौन या बाक। बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है तो वो अपने दिमाग में सोचता है, लेकिन निज बात तो वो जब 3 से 6 साल का होता है तो वो देखा वो काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो बच्चे क्या होता है उस टाइम उसका बोलने का जो ढंग है वो उसका बढ़ रहा होता है, वो समाज से अपना इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इसी को लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बताया गया है। दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गई, लेव वाइगोत्स्की है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये सामाजिक रचनावादी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों ये वाइगोत्स्की से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा यही पूछा था लेव वाइगोत्स्की कहाँ के, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये सामाजिक सृजनवाद के जनक भी हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को याद रखना। लेव वाइगोत्स्की से हमारे पेपर में इतने ही आते हैं, जो और भी है टॉपिक लेव वाइगोत्स्की के जो और ज़्यादा डीप में जाते हैं वो CTP पे जाते हैं। हिंदी में बस इतना पूछा जाता है, तो दोस्तों में इतना कवर करना है। अब क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती साल में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं। ये वाइगोत्स्की कहते हैं जो भाषा और विचार होते हैं वो आपस में जब छोटे होते हैं, बच्चा तो स्वतंत्र होता है, उसका कोई विचार नहीं होता कि मम्मी ये क्यों हुआ, वो बस पूछ रहा है, उसका एक बोलने का है, बच्चे को है कि उसे बात बोलना है, निज बात करना है, अपना मतलब खुद में ही बात करना है, अपना बात करनी है, उसी को कहते हैं। पहले तो वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए, जैसे हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, तो हम लोगों की क्या है, विचार और भाषा मिल चुकी है, हम लोग जो सोचते हैं वही बोलते हैं। बच्चा छोटा होता तो उसे नहीं पता होता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसे बस बोलने से मतलब होता है। आइए जानते हैं दोस्तों नोम चॉम्स्की कहाँ के थे। दोस्तों जो नोम चॉम्स्की हैं, ये भाषा विकास के जनक भी हैं। तो क्या है, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की शक्ति जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। जो नोम चॉम्स्की है ये कहते हैं जो बच्चा होता है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है उसके अंदर, वो उसी के साथ पैदा होता है। जैसे भाषा अर्जन यानी LED कहा जाता है। LED क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। दोस्तों ये क्या होता है, ये 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहती है। बच्चा जब 5 साल का होता है उसे जिस इन्वायरमेंट दे दिया जाए, दोस्तों अगर वो उसे किसी भी माहौल में छोड़ दिया जाए, किसी भी जगह छोड़ दिया जाए, उधर जो भाषा बोली जाती है बच्चा वो बहुत जल्दी सीख लेगा, बजाय 5 साल के बाद। जैसे दोस्तों अब 5 साल का बच्चा होगा, उसे किसी माहौल में छोड़ दो,
वो सीख लेगा वो सब देखो। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम लोग को 5 साल के बाद ये डिवाइस होता है LED, ये थोड़ा काम करना कम कर देता है, लेकिन 5 साल तक ये ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो आपको यही रखना है, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल बैकग्राउंड से संबंध है, जैसे समझने में भाषा अध्ययन यंत्र LED हमारी सहायता करता है। मैंने आपको बताया LED होता है वो कहीं भी, अब छोटे बहुत जल्दी हम लोग, जो 5 साल का बच्चा होता है वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख लेगा बजाय हम लोगों के। तो क्या है, भाषा अध्ययन यंत्र LED 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। मैंने बोला आपको 5 साल तक ये ज़्यादा सक्रिय रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा काम करना कम कर देता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना 5 साल के बच्चे को बहुत, जो समझ लो बच्चा जब छोटा होता है ना, वो उसका आधा विकास वहीं हो चुका होता है। 5 साल के बच्चे को कहीं किसी भी माहौल में छोड़ दो, वो वही सीख के आ जाएगा। आप नहीं सीख पाओगे, वो सीख जाएगा। 5 साल का हम नहीं कहते बच्चा मेरा बच्चा बहुत होशियार है, नहीं, आपका बच्चा नहीं, वो सभी बच्चों के साथ होता है। 5 साल तक वो ज़्यादा उनका माइंड डेवलप होता है बजाय बड़ों के। तो क्या है, नॉम चॉमस्की के बारे में आपको ये याद रखना है दोस्तों। मैंने इसमें जो जो पॉइंट लिए हैं ये पेपर में आए हुए हैं, इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और इसके बाद को पेपर सॉल्व करना है, आपको बताना आपके कितने नंबर बने। दोस्तों आज हमने शादी को टॉपिक थे जो व्याकरण विधि, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, नॉम चॉमस्की के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कैसे लगी। अगर आप मुझे कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो। अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई दोस्त यूपी टेट या CTET की क्लासेस कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अभी CTET का एग्जाम आ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, उसने फॉर्म डाला है, तो उस तक ये वीडियो मेरी पहुंचा देना, जिससे वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, टू द पॉइंट पढ़ सके और अपने अच्छी से तैयारी कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।